हेलो। देखिए, पिछली क्लास में मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ये जानकारी दी थी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना। तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें आपको बता देते हैं। अब अपन ये पूरा रेस्पिरेशन हो रहा है, इसमें किस तरह की मैकेनिज्म होती है, यानी कि इंस्पायरेशन कैसे होता है, एक्सपायरेशन कैसे होता है ना, उसमें कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं, ये अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। इसके बाद अपन बात करेंगे कि जो लंग्स में जो एयर जाती है, जो ऑक्सीजन जाती है, वो ब्लड में कैसे पहुँचती है, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में कैसे आती है, यानी कि वो उसको कहते हैं अपन गैसियस एक्सचेंज। तो पहला अपन पढ़ते हैं इसमें मैकेनिज्म, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में तीन मसल इसमें काम करती हैं, यानी कि वो कैसे लंग्स को पिचकाती हैं और कैसे लंग्स को फुलाती हैं, यानी कि लंग्स के जो वॉल्यूम्स है वो किस तरह से डिक्रीज होता है और कैसे इंक्रीज होता है, वो अपन इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन लंग्स यहाँ पर देखते हैं कि दोनों लंग्स जो है उनकी क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए, ये अपन पढ़ चुके हैं, ये ट्रेकिया है, और ये दोनों ब्रोंकस, ये राइट ब्रोंकस और ये लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस से ये राइट लंग जुड़ गया और लेफ्ट ब्रोंकस से ये लेफ्ट लंग जुड़ा, ये अपन देख चुके हैं। राइट लंग में ये मैंने बताया था दो प्रेशर्स होती हैं, दोनों प्रेशर के द्वारा इसमें दो लोग बन जाते हैं और इसमें केवल एक लोग बनता है, जहाँ पर हार्ट नहीं है। ये आपका ये थोरेसिक कैविटी है। इसके नीचे ये जो मसल रहती है जो अभी रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, वो पहली मसल है डायफ्राम। ये डायफ्राम की जो शेप होती है बिल्कुल इस तरह से डोम शेप होती है इसकी शेप, इस तरह से ये डायफ्राम की शेप रहती है। ये जो लंग्स हैं इस डायफ्राम के ऊपर रखे हुए हैं, ये देखिए, ये डायफ्राम से चिपका हुआ है। इसको भी अपन नीचे तक ले जाएं। ये पहली मसल है। दूसरी जो मसल होती है वो रिब्स के बीच में रहती है। ये स्टर्नम बना सकते हैं अपन, देखिए यहाँ पर स्टर्नम है, ये स्टर्नम, और ये नीचे लगा हुआ जीफाइड प्रोसेस। ये दोनों साइड में अपनी क्लेविकल जुड़ी रहेंगी यहाँ पर। ये फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब, और ये सेवेंथ रिब डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ी रहती है, बाकी के और नीचे नहीं है, लंग्स के लेवल तक जुड़ी रहेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ये देखिए, पूरी रिब्स से ये लंग्स दोनों ढक गए। अभी जो रिब्स है, रिब्स के बीच बीच में यहाँ पर मसल होगी, दो डायरेक्शन में मसल रहती है। एक इस तरह से डायरेक्शन हुआ, देखिए सारी रिब्स के बीच बीच में ये मसल लगी हुई है। दो लेयर में मसल रहती है, एक अंदर की तरफ रहेंगी, उनको कहेंगे अपन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो बाहर की तरफ रहेंगे उनको कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये सभी रिब्स के बीच में इस तरह से ये मसल लगी हुई है।
ये एक लेयर बनाई है मैंने भी, एक बनाई मतलब ये अंदर वाली बनाई है, तो ये कौन सी हो गई, इंटरनल। और दूसरी जो एक्सटर्नल होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस तरह से, ये इसके ऊपर रखी हुई है इस तरह से। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अभी दोनों का काम अलग अलग है, इंटरनल का अलग काम है और एक्सटर्नल का अलग काम है। ठीक है, अभी दोनों फंक्शन आपको समझ में आएंगे कि इंटरनल क्या काम कर रही है और एक्सटर्नल क्या काम कर रही है। ये देखिए, ये पूरी चेस्ट कैविटी में रिब्स के बीच में ये दो टाइप की मसल लगी हुई है क्रॉस वाइज, एक के ऊपर एक रखी हुई है। अब देखिए होता क्या है, ये अपन ऊपर में ये ट्रेकिया को थोड़ा ऊपर बढ़ा दूं, जिससे आपको समझ पाऊँ कि एयर कैसे आ रही है। ये देखिए, अब मैकेनिज्म क्या पढ़ते हैं कि अपन मैकेनिज्म में दो फेज होती है, एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है कि हम सांस अंदर कैसे लेते हैं। अंदर सांस कब जाएगी, जब लंग्स के अंदर जगह होगी। जगह होगी मतलब जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आपने सांस ली और सांस के साथ में ये हवा लंग्स में अंदर जाएगी। कब जाएगी, क्योंकि बाहर तो प्रेशर ज्यादा है और नेगेटिव प्रेशर जब लंग्स के अंदर बनेगा। नेगेटिव प्रेशर कब बनेगा, जब लंग्स फैल जाए। फैलेंगे कैसे, सबसे पहली जो मसल है ये है डायफ्राम। डायफ्राम देखिए बिल्कुल ऐसे डोम शेप होगा। जब अपन सांस लेंगे तो यहाँ की जो ब्रेन द्वारा जो भी नर्व सप्लाई है वो क्या करेगी, इस डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। डायफ्राम अभी अपनी पोजीशन में है, जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम की स्थिति ये हो जाएगी। डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। देखिए अब जब डायफ्राम फ्लैट हो गया तो डायफ्राम की पोजीशन यहाँ से हट जाएगी। अब देखिए ये जगह खाली हो गई, यहाँ पर ये पूरा स्पेस खाली हो गया। खाली हो गया मतलब लंग्स को जगह मिल गई फैलने के लिए। लंग्स कहाँ तक चले जाएंगे, लंग्स नीचे तक चले जाएंगे। जब नीचे तक गए तो लंग्स की क्या बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, यानी कि आगे ऊपर से नीचे उसकी लंबाई बढ़ गई। ये वर्टिकल वॉल्यूम बढ़ गया उसका, है ना। तो लंबाई बढ़ गई, लंग्स के अंदर जगह हो गई। उसी समय जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया किसमें, डायफ्राम में, इसने क्या किया, लंग्स की वर्टिकल वॉल्यूम को बढ़ा दिया। अब जो बाहर की तरफ जो मसल लगी है, ये बाहर वाली मसल को कहते हैं अपन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये कौन सा था, डायफ्राम। ये है डायफ्राम। जो बाहर वाली लेयर है इसको कहते हैं अपन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये दोनों काम करेंगे। फर्स्ट क्या हुआ, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम नीचे चला गया, लंग्स की वर्टिकल वॉल्यूम बढ़ गया। अब ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिब्स को बाहर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे तो आगे से पीछे का डायमीटर बन जाएगा, यानी कि लंग्स की चौड़ाई बढ़ेगी। चौड़ाई बढ़ी मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर लंग्स का बढ़ेगा। किसके कारण बढ़ेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के कारण। वर्टिकल डायमीटर किसने बढ़ा दिया, डायफ्राम में। इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर किसने बढ़ा दिया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में। लंग्स चौड़ाई में भी फैल गए और लंग्स लंबाई में फैल गए। और जब लंग्स के अंदर हवा कम हो जाएगी तो एयर लंग्स के अंदर यहाँ से होते हुए दोनों लंग्स में पड़ेंगे, है ना। तो ये इसको कहते हैं अपन इंस्पायरेशन। क्या हुआ ये, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन। और क्या कह सकते हैं इसको, इनहेलेशन। इनहेलेशन। तो रेस्पायरेशन की मैकेनिज्म में सबसे पहली जो फेज है, सबसे पहली जो प्रोसेस हुई वो कौन सी हुई, इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन में क्या हुआ, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। डायफ्राम ने लंग्स के वर्टिकल वॉल्यूम को बढ़ा दिया और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ने इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज कर दिया, जिससे लंग्स चौड़ाई में भी फैल गए और लंबाई में भी, और हवा अंदर चली गई। अंदर गई मीन्स
इंस्पायरेशन हो गया। अब फिर अपन सांस बाहर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ेंगे तो क्या होगा, लंग्स पर दबाव पड़ना चाहिए। दबाव कैसे पड़ेगा, तो ये जो डायफ्राम अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम का क्या होगा, रिलैक्सेशन। जब रिलैक्सेशन होगा तो डायफ्राम फिर से अपनी उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। ये देखिए, अब जब डायफ्राम ऊपर की तरफ उठेगा तो लंग्स जो यहाँ तक फैल गए थे वो लंग्स ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे मतलब लंग्स पर नीचे से प्रेशर पड़ा, और ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल थी ये भी रिलैक्स हो गई। जब ये रिलैक्स होंगी तो रिब्स को नीचे की तरफ खींचेंगी, ऊपर से दबाव डालेंगे। साथ में इसके नीचे वाली जो लेयर थी इसको कह रहे हैं अपन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ये कैसे हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, और ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि रिब्स नीचे की तरफ मूव करेंगी और ये रिलैक्स हो गई। तो रिलैक्स होंगी तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है उनको नीचे की तरफ खींचेंगे, जिससे ऊपर से लंग्स दब जाएंगे। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसके कॉन्ट्रैक्शन से जो इंक्रीज हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा। ऊपर से भी वॉल्यूम कम हो जाएगा और नीचे से भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, दोनों लंग्स में से हवा बाहर चली जाएगी। इसको क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। और क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन। ये दोनों प्रोसेस चलती रहती है और 1 मिनट में 16 से 20 बार ये प्रोसेस चलती है। एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में ये दोनों काम करेंगे, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, इंस्पायरेशन में। और एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से ये तीन जो मसल हैं, ये तीनों मसल जो है अपनी पूरी ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को चलाती रहती है, सांस अपनी चलती रहती है। तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा कि किस तरह से अपना रेस्पिरेशन चलता है। ये दो मसल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब लंग्स के अंदर एयर पहुँचती है, एल्विलाई में पहुँचती है, तो फिर वो ब्लड में कैसे जाती है। अब ये दो तरह का रेस्पिरेशन अपनी बॉडी में हो रहा है, एक लंग्स के लेवल पर हो रहा है और एक टिश्यू के लेवल पर हो रहा है। तो देखिए लंग्स के लेवल पर अपन समझते हैं, ये लंग्स के अंदर एक एल्विलाई अपन बना दें। ये एल्विलाई, इस एल्विलाई के चारों तरफ क्या फैला हुआ है, कैपिलरी का नेटवर्क फैला हुआ है। ये कैपिलरी का नेटवर्क फैला हुआ है। इधर जो ब्लड कहाँ से आया था, हार्ट से आया था, और इधर वापस कहाँ जाएगा, हार्ट में ही जाएगा। ये हार्ट में, ये पल्मोनरी वेन लेकर के हार्ट में जाती है और जहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज को लेके आती है, और यहाँ से फिर कहाँ पहुँचेगा ब्लड, टिश्यू के अंदर पहुँचेगा। ये मान लीजिए एक टिश्यू लेवल है, ये टिश्यू है। यहाँ से जब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड गुजरेगा तो ऑक्सीजन इस टिश्यू के अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो हार्ट में जाएगा फिर से। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझे अपन कि यहाँ जो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा थी, तो जहाँ कितने प्रेशर पे आएगी ऑक्सीजन, 105 mm ऑफ Hg। चलो बाहर लिख देता हूँ, जहाँ ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 105 mm ऑफ Hg यहाँ पर। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है इसके अंदर वो बहुत कम रहता है, 40 mm ऑफ Hg। अब ये 40 है और ये 100 है। अब जहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर कहाँ ज़्यादा है और इधर ऑक्सीजन का प्रेशर, यहाँ अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर देखेंगे तो कितना होगा, 45 mm Hg। और यहाँ ऑक्सीजन का अगर अपन प्रेशर देखें तो ऑक्सीजन का होता है 95 mm Hg।
अब देखिए 95 की अपेक्षा 105 ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कहाँ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा थी और एल्वलाई में कम थी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इधर चली जाएगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गई और ऑक्सीजन इधर आ गई। अब यहाँ से जो 95 mmHg की ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, कहाँ पहुँचेगा, हार्ट में पहुँचेगा। हार्ट उसको पूरी बॉडी में भेजेगा, बॉडी में भेजेगा मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर था कितना था, 95, और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। ऑक्सीजन का जहाँ पर यूज हो रहा है तो टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, 40 mmHg। अब यहाँ प्रेशर ज़्यादा था तो यहाँ आ गई। अब इसमें प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है, इसलिए यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, टिश्यू के अंदर चली जाएगी। टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बनती है क्योंकि वहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है 50 mmHg के प्रेशर पर रहती है, जबकि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितनी होती है, 45 mmHg। अब यहाँ 50 है टिश्यू के अंदर और ब्लड में 45 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ऑक्सीजन जो यहाँ पे थी वो यहाँ चली गई और यहाँ से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का वाला ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। हार्ट से ये कहाँ जाएगी, लंग्स में। लंग्स में यहाँ से निकल के ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर चली गई, ऑक्सीजन जो है अंदर आ गई। तो ये दो रेस्पायरेशन अपनी बॉडी के अंदर चल रहा है। इस वाले को कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, और जो टिश्यू के लेवल पर हो रहा है इसको क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पायरेशन। तो दो जगह यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ गैसियस एक्सचेंज होने के लिए एक तो प्रेशर काम कर रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जा रही है। दूसरा, ये जो ब्लड की कैपिलरी होती है ये एल्विलाई की बहुत पास में होती है, इसलिए वहाँ से आसानी से ऑक्सीजन निकल के यहाँ जाती है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इसमें चली जाती है। तो यहाँ जो प्रेशर का डिफरेंस है इसके कारण यह डिफ्यूजन हुआ। यहाँ भी प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैपिलरी में जो प्रेशर है वो 95 है और टिश्यू के अंदर 40 है, तो तुरंत ऑक्सीजन टिश्यू में चली जाएगी। टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 50 है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के यहाँ आ जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पहुंचेगी, कौन सी, 45 की, ये 45। यहाँ प्रेशर कितना था एल्विलाई में, 40, इसलिए 5 का डिफरेंस था, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर चली गई। तो इसको कहते हैं अपन रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन एंड इंटरनल रेस्पायरेशन। तो अब यहाँ पर अपन ये भी समझ सकते हैं, अभी डायग्राम बनाया हुआ है कि ये जो ऑक्सीजन है एल्विलाई से जो ब्लड में गई थी, अब ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होती है उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ऑक्सीजन ब्लड में आई तो ब्लड में क्या है, आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। तो हीमोग्लोबिन से ये बाइंड होगी, वो पूरी की पूरी बाइंड नहीं होगी। हीमोग्लोबिन से कितनी बाइंड होगी, 95% इसमें बाइंड होगी। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, है ना, तो इससे क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये टिश्यू तक पहुंचेगी। कितना, नॉट 98%, है ना, 98। अब बचा कितना, जो 2% जो ऑक्सीजन बची वो किधर, प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के जाएगी। तो 98% हीमोग्लोबिन से जुड़ के जाएगी और 2% प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के जाएगी और वो जाती है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से 3 फॉर्म में जाती है। टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो 3 फॉर्म में जाएगी। पहला जो होता है बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जाती है 70%, और 20 से 25% जो है वो जुड़ती है हीमोग्लोबिन से।
हीमोग्लोबिन से जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बाकी का जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड बचती है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के जाती है। तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में जा रही है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में 70%, 20 से 25% हीमोग्लोबिन से जुड़ के जाएगी और 7% प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के जाएगी, और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्यूलाई में और यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो इसमें आपको मैंने दो चीजें समझाई, एक तो रेस्पायरेशन और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। रेस्पायरेशन कैसे हो रहा है, एल्यूलाई और कैपिलरी के बीच में हो रहा है, बाहर हो रहा है इसलिए एक्सटर्नल, और ये टिश्यू के लेवल पर हो रहा है इसलिए इंटरनल। यहाँ भी डिफरेंस है गैस के प्रेशर में इसलिए यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ भी डिफरेंस है गैस के प्रेशर में इसलिए यहाँ भी डिफ्यूजन हो रहा है। तो इस तरह से गैसेज एक्सचेंज होती हैं और एक्सचेंज होकर के ये ट्रांसपोर्टेशन करती है, इधर से ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्यूलाई तक पहुंचती है। तो ये बहुत ही दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज इसमें मैंने बताया, एक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, दूसरा गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, रेस्पायरेशन में ये बहुत ही अच्छी टॉपिक हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर आप आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।